आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से इदारे को चलाने से लेकर एक बहुत बड़े वसी तरीन मुल्क को चलाने के लिए चंद गाइडिंग प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं, रहनुमाया जो है उसूल हुआ करते हैं। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान एक वसी तरीन जमहूरी मुल्क को चलाने के लिए भी रहनुमाया जो है रहनुमायाना गाइडलाइंस जिसको कहते हैं, वो एक किताब की शक्ल में मौजूद है, जिसको हम कहते हैं आईन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इतनी अहम किताब है इंडिया की, जिसकी जिसकी बुनियाद पर ये सारा मुल्क और उसकी जमहूरियत चल रही है। हिंदुस्तान में दो नेशनल फेस्टिवल्स हैं। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा एक और अहम दिन है, जो कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत क्या है, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे माहिर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के प्रोफेसर जनाब अफरोज़ आलम साहब, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। अफरोज़ आलम साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। जी, अफरोज़ आलम साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका हमारे आइन में जब आप प्रियम्बल देखेंगे, तमहीद देखेंगे, हम्म। और तमहीद जो इस बात की गवाही देता है कि सारे इख्तियारात, उसका जो माखिज़ है, उसको जो सोर्सेज हैं आइन में, हम्म। वो आवाम के पास हैं। जो पहला लफ्ज़ है वी द पीपल, हम्म। और इसी वी द पीपल ने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन, दिनों रात मेहनत करके 165 दिन लगाए, जिसमें अपना एक आइन तैयार किया और आइन को एक मुकम्मल शक्ल दी 26 नवंबर 1949 को। और उन्होंने कहा कि वी एडॉप्ट। तो सबसे बड़ी इसकी लैंग्वेज देखिए कि जो लास्ट लाइन है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसी हम्म। आवाम ने ये आइन बनाई और इन्होंने ही एडॉप्ट किया, इन्होंने ही इनेक्ट किया और अपने आप को एक गिफ्ट देते हैं। तो हम्म। एक बहुत बड़ी चीज है, और 26 नवंबर और एक कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है। 2015 में इस बात की आगाज हुई कि हम इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाए जाते हैं, और इसी दिन मुकम्मल तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसके तहत हिंदुस्तान आजाद होने के 2 साल बाद भी उसी के तहत हो रहा था, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। इन दोनों जो कानून थी, इसकी इंतहा होती यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास अपना आइन है जिसे हमने एडॉप्ट कर लिया है। तो हम्म। इसलिए हमें जो ब्रिटेन की सुजरेंटी थी, जिसके हम थे, जो 26 नवंबर 1949 तक, ये हमने कबूल कर लिया। और एक दूसरा चैलेंज भी हमने था कि एक जमाना था जहां पर बरतानिया हुकूमत या उनके तहत काफी सारे अहम अहदेदारान कहते थे कि हिंदुस्तानियों के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो एक ऐसा दस्तावेज बनाए, एक ऐसा आइन बनाए जिसके तहत वो खुद को गवर्न कर सकते हैं। हमने उस चुनौती को भी कबूल किया था और हमने एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो पूरी दुनिया में सबसे अजीम और सबसे बड़ा आइन होने की हैसियत रखता है, शिनाख्त रखता है। जी। जी। तो ये जो प्रियम्बल की आपने बात की है, प्रियम्बल में जो कंटेंट्स हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो जी क्या ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये तमाम अल्फाज प्रियम्बल में मौजूद थे? जी नहीं, देखिए, जब हिंदुस्तान का जो प्रियम्बल बना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि प्रियम्बल पर बहस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 17 अक्टूबर 1949 को होता है, कि हम्म। जब हमारा ड्राफ्ट तैयार होता है प्रियम्बल का। और वो ड्राफ्ट तैयार होता है, इसकी बुनियाद जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं हमारे आइन में 47 में, करीब 22 जनवरी।
उसमें जब हम लफ्ज की हम ये देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, democratic and republic, तो sovereign democratic republic था। ये दो अल्फाज जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर थे, इस बात का एहसास 1976 में मिसेस गांधी को हुआ होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जिन चीजों को हम मानते चले आ रहे हैं, इसके लिए एक एक्सप्रेस्ड प्रोविजन की जरूरत है हमारे आइन में, और 42 अमेंडमेंट के तहत इस दो लफ्ज, इनफैक्ट तीन लफ्ज जो है, यूनिटी की जगह पे एक और लफ्ज जोड़ी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कहा उन्होंने, कि हम इंटीग्रिटी भी लफ्ज लेके आते हैं, सेकुलरिज्म का लफ्ज लेके आते हैं, सेकुलर का और सोशलिस्ट का। तो ये लफ्ज, तीन लफ्ज जो है एडिशन किए गए और हिंदुस्तान की तमहीद में, प्रियम्बल में, और आज जो है इंडिया एक जो है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जिस तरह से तैयार होने के बाद में एहसास हुआ और उन्होंने कुछ अल्फाज और इस्तेमाल किए और शामिल किए ताकि ये जमहूरियत और मजबूत हो जाए। अब जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये अल्फाज नहीं थे और ये अल्फाज जो है निकाल देने चाहिए, और ये सेक्युलर ढांचे को गिराने की आजकल कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? नहीं, देखिए, ख्वाहिशात की तो कोई इंतहा नहीं होती। लेकिन इसमें यह है कि एक सियासत है कि जो चीजें किसी न किसी तरीके से समाज को उलझाए रखना है, एक डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करनी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी, ना ही ऐड करने की जरूरत थी। जब ऐड हो गया है तो उसको निकालने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी समाज जो है एक कसीरियत में यकीन रखता है, और आज से नहीं। हमारा हिंदुस्तान जो है मजहब की बुनियाद पर अलग हुआ, और उसके बावजूद भी हमने मजहबी लाइन को इख्तियार नहीं किया। मैं एक बात और बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हो रही थी, और सबसे बड़ी बहस ये थी प्रियम्बल को लेकर कि हम अपने आइन की शुरुआत कैसे करेंगे, क्या हम इन द नेम ऑफ गॉड करें, जैसे हम कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब बात ये हुई कि नहीं, इन द नेम ऑफ गॉड हम शुरू करें, या किसी ने कहा कि नहीं, हमारे जो सबसे बड़े जो लीडर हैं और हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं महात्मा गांधी, तो हम कहेंगे इन द नेम ऑफ गांधी शुरू करते हैं। इन दोनों के बावजूद भी जब वोटिंग हुई और करीब उस वोटिंग में 41 लोगों ने कहा कि नहीं, बिस्मिल्लाह या ओम या जो है इन द नेम ऑफ गॉड से शुरू करते हैं या गांधी से, और करीब 68 लोगों ने कहा कि नहीं। उस यानी कि हमारा एक नियत ये था कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी मजहब में यकीन नहीं रखते, तो हमें उनकी सेंसिबिलिटीज को भी समझना था, जो मजहब में मानने वाले थे उनको भी रखना था। तो हमने एक रुख इख्तियार किया कि नहीं, हम किसी भी तरह का मजहबी रुख अपने आइन में नहीं लेकर के आएंगे, तो हमारा बुनियाद ही इस पर रखेगी। और आज कहने को कोई कुछ भी कहता है, क्योंकि भाई आज की हैं और 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ में 140 जुबानें हैं, 140 करोड़ जुबानें, जहन है, तौर तरीका है, सोचने का अपना नजरिया है, हर आदमी कुछ भी कह सकता है। तो अगर कोई बात है तो उस पर मुकम्मल बहस की जानी चाहिए। किसी भी आईनी या तरमीम में बहस होनी चाहिए, और मंतिक दलीलों की बुनियाद पर जरूरत के मुताबिक, ना कि किसी वेंडेटा, किसी जज्बातियत, जोश और जुनून की बुनियाद पर होनी चाहिए। जी जी। तो अब ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो है इस किस्म की जो है बातें फैलाकर एक जहन बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये इंशाल्लाह नाकाम होंगे, क्योंकि ये जो इसके हक में है ये करोड़ों की तादाद में है, और जो मुखालिफत करते हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ें अनचेंजेबल हैं और कौन सी चीज़ें चेंजेबल है? देखिए, जो है 104 अमेंडमेंट हो चुकी हैं हमारे आइन में, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी कुछ आइन के कुछ प्रोविजंस होते हैं, उसकी वजाहत के लिए तरमीम होती है, कभी कभी नई ज़रूरतें आ जाती हैं, उसकी वजह से तरमीम की जाती है। लेकिन इसमें यह है कि क्या यह मुमकिन है कि पूरी आइन को कोई बदल डाले, या कोई ऐसे
फलसफे हैं, कोई ऐसी बातें हैं आइन में जिसको बदला नहीं जा सकता। और ये बात जो है, बात आर्टिकल 368 के तहत होती है, और आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये हक है कि किसी भी प्रोविजंस को उसमें तरमीम ला सकता है, यानी कि आइन में बदलाव आ सकता है। ये मसला हिंद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का एक मार्वेलस जजमेंट आता है 1973 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, और 13 जजेस थे उस बेंच में, अभी तक का हाईएस्ट है। इसमें ये कहा गया कि कुछ बुनियादी उसूल हैं हमारे आईन में जिसको नहीं बदला जा सकता, और जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में उन्होंने डिफाइन तो नहीं किया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, लेकिन उसमें एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए, जैसे सेकुलरिज्म भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे ये सारी चीजें जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बुनियादी ढांचा है जो संविधान का, हमारे आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बदलाव मुमकिन नहीं है जब तक कि आप अपनी हुकूमत की नवैयत न बदल दें। ठीक है, तो ये जो बदले नहीं जा सकते उनको किस ज़ुमरे में शामिल किया गया है? क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूशन के वो हिस्से जो तब्दील नहीं किए जा सकते, वो किस ज़ुमरे में शामिल किया गया है? ये एक डॉक्ट्रिन है, देखिए कोई स्पेसिफिक नहीं डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक। उसमें कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें बुनियादी प्रिंसिपल्स को उन्होंने काउंट कराया, और हर नया जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आता है उसमें, जैसे 73 के बाद से जितने जजमेंट आए, हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए नए तरीके के जजमेंट्स दिए। जैसे किसी जजमेंट में कहा कि सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, जो है ये नहीं बदला जा सकता, सेकुलरिज्म नहीं बदला जा सकता, फेडरलिज्म को एक उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर माना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को माना, रिपब्लिक को बेसिक स्ट्रक्चर माना, जो है आपको डेमोक्रेसी को एक बेसिक स्ट्रक्चर माना। उसने कहा कि ऐसा कोई तरमीम नहीं हो सकती जिसे हिंदुस्तान की जमहूरियत को कहा जाए कि बादशाहियत हो जाएगी, नहीं। तो इस तरह के तरमीम, तो उन्होंने उसूल गिनाए हैं अलग अलग, जिसमें मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ और गिनाया। एसआर बम्बई केस में उन्होंने फेडरलिज्म को, जो 90s में था, बड़ा पॉपुलर केस था, तो उसमें अलग अलग, तो इस तरह से कोई प्रोविजंस को उन्होंने नहीं कहा कि ये प्रोविजंस है। सारे प्रोविजंस पे तो एक 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 लगाम ये लिखा है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो मेलेफाइड इंटेंशन से नहीं हो सकती। आपकी बदनीयती है, और अगर मेलेफाइड इंटेंशन है तो उसको अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी चीज ये होती है कि संविधान का कोई भी ऐसा आईन, जैसे पार्ट 3 है आपका, जो आपका पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का, कि कोई भी कानून जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है। और मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब बातें होती है, जब 1975 से पहले तो फंडामेंटल राइट्स एक सेक्रोसैंक्ट है। जैसे आप बताएं कि आर्टिकल 3 जो है वो बताता है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकता, उसमें ऐड किया जा सकता, लेकिन इसको बाद में चल के काफी इसमें ये हुई और हंगामे हुए। राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, प्लस उसमें कई बदलाव लाए गए। जो 31 है उसको फंडामेंटल राइट्स को हटा करके लीगल राइट्स बना दिया गया, आर्टिकल 300 ए में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर आगे चल करके आपने देखा कि इमरजेंसी के पीरियड आते हैं, और 75 में तमाम राइट्स को खत्म कर दिया जाता है कि यू हैव नो राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। फिर जब मोरारजी देसाई की हुकूमत आती है जनता पार्टी की, तो फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया, 44th अमेंडमेंट। तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, जो है चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है और खत्म नहीं किया है। जैसे राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ये दोनों राइट्स जो है काफी अहम राइट्स हैं, जिसको किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता या उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, और बहुत सारे लोग अपने हुकूक की तो बात करते हैं, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज जो और एक अहम पहलू है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस पर या तो लोगों को पता नहीं होता, या फिर लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, या अनजान बनने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो है हमारी जो बुनियादी हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से हमारी बुनियादी जिम्मेदारियां भी हैं, हुकूमत को लेकर के, मुल्क को लेकर के, अपने देश की सॉवरेंटी को लेकर के, उसकी इंटीग्रिटी को लेकर के, उसकी यूनिटी को लेकर के हम किसी ऐसे कारकर्दगी में ना हो, ऐसे मतलब कि जो है, या किसी इस तरह के रवैये को इख्तियार ना करें जो मुल्क की जो इख्तदार है उसको चोट पहुंचे, मुल्क की ये जो इत्तेहाद है उसको चोट पहुंचे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बनाए रखें। मुल्क की जो हमारा जो जो फ्लैग है उसकी हम ये करें, उसकी हिफाजत करें, रिस्पेक्ट करें। जो हमारे नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं उसकी इज्जत करें, फिर अपने हम इन्वायरमेंट की हिफाजत करें, फिर हम अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर्स डेवलप करें कि ऐसे नहीं कि जज्बातियत में जो बैठ करके तो हम ये करें। ये इसको ऐड किया गया, जहां तक मुझे आ रहा है कि आर्टिकल जो है 51A, इसको ऐड किया और जो इसको एक पूरा पार्ट की हैसियत है। तो हमारे लिए एक ज़रूरतें हैं, बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो कानून आयद करता है, क्योंकि वही तय करेगा कि मुल्क का मुस्तकबिल कैसा है। तो एक इंसान कंप्लीटली अपने राइट्स को नहीं मांग सकता जब तक कि वो ये ना कहे कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाते हैं और अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें। जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल है। तो कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है, चंद बड़े-बड़े पोज़ीशंस पे जो फायज़ लोग हैं, वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बात कर जाते हैं। बड़ी पब्लिक गैदरिंग में बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो क्या ये लोग ये फंडामेंटल ड्यूटी से रोगर्दानी कर रहे हैं? भाई देखिए, जो जमहूरियत है और जमहूरियत में जज्बातियत का एक बड़ा अहम रोल है। अवाम जो है, अवाम एक इमोशनल एक आइडिया है। हुँ, और बहुत ही एक जज्बाती मसला है कि हम एक कौम है और इस तरह से चीजें हैं। और ये ख्वाहिश है कि व्हाट ऑट टू बी, हुँ, कैसा होना चाहिए एक इंसान का नजरिया। और हुँ, इंसान का नजरिया ये है कि दलाइल की बुनियाद पर हो, मंतिक की बुनियाद पर हो, लॉजिकल हो और किसी अंधविश्वास मिथ पे ना कायम हो। तो ये हुँ, एक टेम्परामेंट को प्रमोट करने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ तो कितने पढ़े लिखे लोग थे। हमारा हुँ, एक रिवायती समाज है। हम अपने हम अपने रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। हमारे पास आज भी एजुकेशन की उतनी कमी, लिटरेसी है, लेकिन लिटरेसी में ऐसा नहीं कि जो सब्सटेंटिव एजुकेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम फेल कर रहे हैं रेशनल ट्रेनिंग में, अपने आप को, अपने आवाम को ट्रेन करने में। तो स्टेट का जो मैं बिगेस्ट फेल्योर मानता हूँ, ये मानता हूँ कि आज़ादी के 74 साल हैं और 75 होने जा रहे हैं। हम गोल्डन जुबली मनाएंगे, जो भी सिल्वर जुबली मनाए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने शहरियों को रेशनल ट्रेनिंग में या शहरियत क्या होती है उसको ट्रेन करने में नाकाम हो रहे हैं। और जिसकी वजह से सारी चीजें होती है, ये तमाम पावर के लिए है, इक़्तिदार के लिए है, या तो जानबूझ करके फैलाई जाने वाली चीज है। जब कोई चीज जानबूझ के की जाती है तो उसका इलाज नहीं होता, वो क्रिमिनलिटी है और जी। कुछ नहीं। जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने समझाया कि किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर या उस डायरेक्शन में सोचने के बजाय अपने ख्वाहिशों को सामने करने की कोशिश कर रहे हैं और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तासुबात। जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये अपनी कोशिश करते रहेंगे और रेशनल थिंकर्स अपनी कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अफ़रोज़ आलम साहब। थैंक यू, थैंक यू। जी, नाज़रीन तो ये थे प्रोफ़ेसर अफ़रोज़ आलम साहब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज़ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। आजकल ये बहुत मसरूफ़ हैं और बड़ी मसरूफ़ियत के बावजूद हमें अपना कीमती वक़्त इन्होंने दिया है, जिसके हम ममनून और मशकूर हैं। और बहुत प्यारी बात की है कि जो जिस तरह से मौजूदा दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तब्दील करने की जो बात की जा रही है, ये मुट्ठी भर लोगों की जानिब से की जा रही है और ये कमज़ोर कोशिश है और ये इंशाअल्लाह नाकाम होगी। और फिर साइंटिफिक बेसिस पे सोचने के बजाय जो अनरियलिस्टिक इरेशनल थिंकिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जो है क्रिमिनैलिटी है इन्होंने कहा है। अब अ, तमाम हिंदुस्तानियों का ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, प्रिएम्बल को समझें और उस पे कारबंद होने की कोशिश करें ताकि हिंदुस्तान एक बेहतरीन सेहतमंद जमहूरियत बनी रहे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।
हैं।